जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय वायुसेना का टेस्ट, इंडियन एयरफोर्स का टेस्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाएगा। इसी को देखते हुए स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चनों के साथ। स्टूडेंट्स, इस बार जो हमारा वाक्य होगा वो होगा अंतिम प्रहार एयरफोर्स पार, जैसे कि हम अत्यधिक मेहनत कर एयरफोर्स के एग्जाम को क्रैक कर लें। तो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, मैंने फिजिक्स से रिलेटेड बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए हैं, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज हैं, टॉप 25 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन की अलग से सीरीज बनाई गई है और मैं टॉप अलग से पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, शोर को किस में मापा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट वॉट में, सेकंड ऑप्शन है रेम में, थर्ड ऑप्शन है सेंटीग्रेड में और फोर्थ ऑप्शन है आपका डेसिबल में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका शोर है वो डेसिबल में मापा जाता है, क्योंकि डेसिबल में ही ध्वनि को मापा जाता है और शोर में भी ध्वनि होती है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ध्रुवों पर, सेकंड ऑप्शन है विषुवत रेखा पर, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर और डी ऑप्शन है भूपृष्ठ पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की अधिकतम जो तीव्रता होती है वो उसके ध्रुवों पर होती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो ए है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना होती है। स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ ये कह रहे हैं कि आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश की किस घटना के कारण होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट व्यतिकरण, सेकंड ऑप्शन है परावर्तन, थर्ड ऑप्शन है अपवर्तन और फोर्थ ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टूडेंट्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सीरीज। यदि आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत बढ़िया है, यदि आपको नहीं आते हैं तो उन्हें अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और हो सकता है कि ये परीक्षा में पूछ लिए जाएँ और बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला स्टूडेंट दिया गया है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, सेकंड बी ऑप्शन है पराश्रवी कहते हैं, थर्ड ऑप्शन है अवश्राविकी कहते हैं और डी ऑप्शन है मेगासोनिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति की ध्वनियाँ होती हैं उन्हें श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला होगा ये सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें पूछा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट तांबा से बना होता है, बी निक्रोम से बना होता है, सी सीसा से बना होता है और डी टंगस्टन से बना होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु से मिलकर बना होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उपप्लावन बल होगा या उस पर कितना उपप्लावन बल कार्य करेगा? स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट लकड़ी के भार के बराबर, सेकंड ऑप्शन है लकड़ी के भार से कम, थर्ड ऑप्शन है लकड़ी के भार से अधिक और डी ऑप्शन है शून्य। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में नीचे पकड़ कर रखते हैं तो उस पर लकड़ी के भार से अधिक जो उपप्लावन बल होता है वो कार्य करता है। आप इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं, भैया सिंपल होता है, आप समझ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी वाला होगा ये सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट उच्च गलनांक अल्प प्रतिरोध, सेकंड ऑप्शन है अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध, थर्ड ऑप्शन है अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध और फोर्थ ऑप्शन है उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से उच्च गलनांक और अल्प प्रतिरोध होना चाहिए, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला है ये सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि, किस लिए किया जाता है? स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट इसका दीर्घ तरंग दैर्घ्य होता है, इसमें उच्च तीव्रता होती है, इसकी उच्च आवृत्ति होती है, माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट आपके सामने आया है ये क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो दीर्घ होती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्योंकि हमें जो लाल रंग होता है वो दूर से नजर आ जाता है, इसकी तरंग दैर्घ्य बेहद तीव्र होती है, इस वजह से हम सिग्नल के लिए इस लाल रंग की बत्ती का प्रयोग करते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जिसमें कहा है कि रात में तथा कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं?
करके संभव बनता है, मतलब कोहरा होता है तो उसमें हम फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग कर लेते हैं जिससे वो संभव हो जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट परावैंगनी विकिरण का, सेकंड ऑप्शन है अवरक्त विकिरण का, थर्ड ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगी विकिरण का और फोर्थ ऑप्शन है गामा विकिरण का। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पूछा गया है, तो इसमें अवरक्त विकिरण होगा। अवरक्त विकिरण के प्रयोग करने से यह संभव हो जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा है निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है। आपके फर्स्ट ऑप्शन है इंद्रधनुष, सेकंड ऑप्शन है भूदीप्ति, थर्ड ऑप्शन है प्रभाव मंडल और फोर्थ ऑप्शन है डी मरीचिका। तो यहाँ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मरीचिका के कारण दृष्टिभ्रम होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि खिलाड़ी अर्थात एथलीट निम्न में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है। आपके ऑप्शन है गति का जड़त्व, सेकंड ऑप्शन है घर्षण बल, थर्ड ऑप्शन है बल का आघूर्ण और डी ऑप्शन है आघूर्ण का सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी होते हैं वो लंबी कूद से पहले दौड़ गति के जड़त्व को प्राप्त करने के लिए लगाते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो सही होगा। वो गति के जड़त्व को प्राप्त कर लेते हैं दौड़ लगाते समय, जिससे उन्हें लंबी कूद में सहायता मिलती है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं जिसमें पूछा गया है कि पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग हाथों में ले जाना आसान होता है, क्यों। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बाल्टियों का भार संतुलित होता है, बी गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, सी गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है और डी बाल्टियों का जो परिणामी भार होता है वो शून्य होता है। तो स्टूडेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानी की बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों में ले जाने से फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका गुरुत्व केंद्र और संतुलन केंद्र जो होता है वो पैरों के बीच में होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि हीरे की चमक का क्या कारण है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, सी ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवण और डी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन। तो स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, पीएस सिंपल भी है। तो हीरे की चमक का जो स्टूडेंट्स मुख्य कारण होता है वो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो ए है फर्स्ट वाला वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है, क्यों खतरनाक होता है। स्टूडेंट्स में दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला सूर्य से निकलने वाली अवरक्त विकिरणें हमारे दृष्टिपटल को जला देती हैं, सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें हमारे दृष्टिपटल को जला देती हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण से निकलने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो हमारे दृष्टिपटल को जला देती हैं, इस वजह से सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट अपवर्तन के सिद्धांत पर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, थर्ड ऑप्शन दिया गया है विवर्तन के सिद्धांत पर और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है परावर्तन के सिद्धांत पर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो पारदर्शी पेरिस्कोप होता है यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स वह यंत्र सोनार होता है जो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगा लेता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो सही है। हम अगले क्वेश्चन को चल रहे हैं, वह तापमान जिस पर पाठ्यांक फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। आपके ऑप्शन है पहला 40 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन है -40 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है -34 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ ऑप्शन है -140 डिग्री सेल्सियस, 140 वो भी माइनस के। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, तो इसका आंसर होगा -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने पर यह समान होता है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी क्षैतिज तक जा सके। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर, क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर, क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर और क्षैतिज से 15 अंश के कोण पर। तो स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको बताऊं कि यदि क्रिकेट की गेंद को हम क्षैतिज से जमीन से 45 डिग्री के कोण पर मारें तो बहुत अधिकतम क्षैतिज दूरी ग्रहण करेगी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला होगा वो सही है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। आपके ऑप्शन है केवल पृष्ठवर्ती धारा से,
सेकंड ऑप्शन है केवल दिष्ट धारा से, थर्ड ऑप्शन है AC व DC दोनों से, और फोर्थ ऑप्शन है किसी भी सिग्नल से। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो ट्रांसफार्मर होता है वो AC व DC दोनों से ही कार्य करता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो C है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि EN डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट अवतल होता है, सेकंड ऑप्शन है उत्तल होता है, या फिर समतल प्रकार का होता है, या फिर समतल उत्तल दोनों प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर होता है वह अवतल प्रकृति का होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो A है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद सिंपल भी है स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन आघूर्ण का नियम, सेकंड ऑप्शन है जड़त्व का नियम, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा का नियम, और फोर्थ ऑप्शन है संवेग का नियम। तो स्टूडेंट्स ये बेहद सिंपल है। न्यूटन का जो पहला नियम होता है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो B वाला है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं जिसमें पूछा गया जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन एकसार रूप से कम होता है, पहले बढ़ता है और उसके बाद कम होता है, पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है, और लास्ट ऑप्शन है यह एक रूप से बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन पहले तो स्टूडेंट्स कम होता है और उसके बाद बढ़ जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं स्टूडेंट जिसमें पूछा गया है माइक्रोवेव ओवन में किस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है क्लेस्ट्रॉन एवं मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स का, क्लेस्ट्रॉन ट्यूब का, मैग्नेट्रॉन ट्यूब का, और ट्रैवलिंग वेव ट्यूब का। तो स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा में। तो माइक्रोवेव एवन में जो स्टूडेंट प्रयोग होता है ट्यूब वो मैग्नेट्रॉन ट्यूब होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो C वाला है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है। स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन है अर्गोग्राफ, B ऑप्शन है इंडियोग्राफ, C ऑप्शन है तापलेखी थर्मोग्राफ, और D ऑप्शन है सिस्मोग्राफ। तो स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट है और यह जानना बेहद आवश्यक होता है जब परीक्षा में आप जाते हैं कि कौन सा उपकरण किस कार्य के लिए उपयोगी होता है। मैं बताना चाहूँगा कि भूकंप को दर्ज करने वाला जो उपकरण होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर D वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है। आपके ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और लास्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट वो आपका है 2073 अर्थात 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो जल का सर्वाधिक घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर C है। स्टूडेंट्स ये आपके टॉप क्वेश्चंस थे। स्टूडेंट्स अभी आपने जो क्वेश्चन देखे थे ये टॉप 25 फिजिक्स के क्वेश्चन थे, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूँगा यदि आपको याद हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। परीक्षा के समय जब आप देने जाएं उससे पहले इन्हें लर्न कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा मैं फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, एक एक पार्ट करके, बेहद इंपॉर्टेंट है। आप वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसी सीरीजें मैं और लाऊंगा टॉप 25 क्वेश्चन की, तो आप निरंतर जुड़े रहिएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। स्टूडेंट्स आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए सह हृदय आपका धन्यवाद।